witnessed the rise of the English language. ये एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। चौसर के टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज का विकास हुआ, तो क्या इसके पहले इंग्लिश लैंग्वेज थी ही नहीं? ऐसी तो बात थी नहीं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रोमन्स आए इंग्लैंड में, सबसे पहले थे केल्टिक। तो जब तक केल्टिक पीपल थे, केल्ट बोला जाता था, वहां पर केल्टिक लैंग्वेज बोला जाता था। फिर रोमन्स आए तो लैटिन बोला जाने लगा। उसके बाद एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स आए इंग्लैंड में, और इनकी अपनी भाषाएं थी। एंगल्स की भाषा थी इंग्लिश, तो उसी से इंग्लिश डेवलप हुआ। लेकिन अभी यहां पर आप पढ़ रहे हैं कि द एज ऑफ चौसर विटनेस्ड द राइज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका क्या मतलब निकलता है? चौसर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स ये एक पोएम थी, काफी बड़ी सी पोएम थी। बाय चौसर स्टैंडर्डाइज the dialect of London to be the standard for future writers. अब उस समय इंग्लैंड में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अंग्रेजी बोली जाती थी। जैसे हम ही लोग के यहाँ हजारीबाग में जो बोली जाती है, जो बोली बोली जाती है, कौन सी बोली बोलते हैं हजारीबाग में? खोरठा। खोरठा। तो गिरडी में फिर अलग भाषा हो जाती है, चतरा में अलग भाषा हो जाती है, डाल्टनगंज में अलग भाषा हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से इंग्लैंड में भी इंग्लिश बोली जा रही थी, लेकिन हर एक क्षेत्र में अलग अलग अंग्रेजी बोली जा रही थी। चौसर ने अपनी किताब द कैंटरबरी टेल्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट किताब है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा और इससे क्वेश्चन करता रहता है आपको किसी न किसी तरह से। चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखा और चौसर ने अंग्रेजी की वह भाषा, अंग्रेजी का वह प्रकार यूज किया कैंटरबरी टेल्स में जो उन दिनों लंदन में बोली जाती थी। और अंग्रेजी के इस प्रकार का नाम था ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। लिख लीजिए वहीं पर, ये ऑब्जेक्टिव एक साल पूछ चुका है और फिर पूछेगा। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, ईस्ट EAST, ईस्ट, मिडलैंड MIDLAND, मिडलैंड डायलेक्ट DIALECT, डायलेक्ट। डायलेक्ट बोलते हैं उपबोली को। भारत की भाषा है हिंदी और खोरठा उपबोली है। हिंदी को लैंग्वेज बोलेंगे और खोरठा को डायलेक्ट बोलेंगे। उन दिनों चौसर के टाइम में लंदन में जो अंग्रेजी बोली जा रही थी उसको बोलते थे ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। चौसर ने अपनी किताब द कैंटरबरी टेल्स में ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट का इस्तेमाल किया और यह डायलेक्ट इतना लोकप्रिय हो गया कि बाद के राइटर्स ने इसी डायलेक्ट के प्रयोग को करना शुरू किया और धीरे धीरे ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट ही आज की मॉडर्न इंग्लिश बन गई। The Canterbury Tales by Chaucer standardized the dialect of London. कौन सा डायलेक्ट? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, to be the standard for future writers. और भविष्य के राइटर्स ने इसी डायलेक्ट का अनुकरण करना शुरू किया। And the parent of current modern English, और आज की तारीख में जो इंग्लिश हम लोग लिखते, बोलते या पढ़ते हैं, उसकी मदर जो थी वह ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट थी। आपको क्वेश्चन आएगा, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? तो कौन होगा? जेफरी चौसर। जेफरी चौसर, ये याद रखिएगा। द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जेफरी चौसर। और क्यों इसको फादर बोला जाता है?
क्योंकि इसने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट का इस्तेमाल किया था इन हिज पोएम द कैंटरबरी टेल्स में, विच लेटर बिकेम और विच लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मॉडर्न इंग्लिश. This era also witnessed the foundation of an English prose style. इस एरा में इंग्लिश प्रोज स्टाइल भी डेवलप होना शुरू किया 14th सेंचुरी में ही, जिसमें विक्लिफ ने, मैंडेविले नहीं पढ़ेंगे, मैंडेविल ने और मेलोरी ने अपनी अपनी किताबें लिखी. विक्लिफ, मैंडेविल और मेलोरी ने अपनी अपनी किताबें लिखी. इसके पहले विक्लिफ क्यों इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा. इसके पहले भी बाइबल मौजूद था. क्रिश्चियनिटी कब आया इस दुनिया में? क्रिश्चियनिटी आया आफ्टर द कमिंग ऑफ जीसस. जीसस के आने के बाद, और जीसस 4th सेंचुरी एडी में आए, 4 सीई में आए, एडी में आए, 4 एडी में आए. और जीसस के आगमन के बाद ही ईसाइयत आई. लेकिन बाइबल दो तरह के हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट. ओल्ड टेस्टामेंट ईसा के आगमन के पहले की घटनाओं के बारे में है, और मूलतः ओल्ड टेस्टामेंट जो थे यह लिखे हुए थे हेब्रियू भाषा में. ज्यूस की भाषा थी. ईसा मसीह जन्म से जीव जाति के थे, यहूदी थे, और ईसा के फॉलोअर्स जो हैं वे ईसाई कहलाए. They became Christians. Those who followed Christ, they became Christians. But originally all of them were Jews. लेकिन मूलतः सभी यहूदी थे, और यहूदियों के पास अपनी किताब थी ओल्ड टेस्टामेंट, which was written in Hebrew, जो हेब्रियू भाषा में लिखी हुई थी. विक्लिफ ने पहली बार इस किताब का अनुवाद किया था मॉडर्न इंग्लिश में. अब किताबें जो थी वो हेब्रियू में लिखी हुई थी और लैटिन में लिखी हुई थी, तो आम जनता को न हेब्रियू आती थी और न ही लैटिन आती थी. तो आम जनता को धर्म के बारे में जो पादरियों ने समझा दिया वही वो मान लेते थे, क्योंकि आम जनता की भाषा क्या थी? इंग्लिश. विक्लिफ, जॉन विक्लिफ जो था ये पहली बार ट्रांसलेट किया था हेब्रियू और लैटिन से बाइबल को. इसलिए जॉन विक्लिफ को बोलते हैं द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट. लिख लीजिए वहीं पर, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट, PROTESTANT, द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट, क्योंकि इसने पहली बार बाइबल को ट्रांसलेट किया था. पहली बार बाइबल को ट्रांसलेट किया था. वहीं पर एक सेंटेंस लिख लीजिए, ही ट्रांसलेटेड बाइबल, द बाइबल फ्रॉम वल्गेट, वी कैपिटल से, VULGATE, वल्गेट, into मिडिल इंग्लिश, वल्गेट into मिडिल इंग्लिश. उसको ज्यादा सरल कर लीजिए तो इसने ट्रांसलेट किया था बाइबल को हेब्रियू और लैटिन से इंग्लिश में. जॉन विक्लिफ, द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट.
उसके बाद मैंटविल था और मैलरी। फिर मैलरी एक इंपॉर्टेंट आदमी है, आर्थर टॉमस मैलरी। टॉमस मैलरी, सर टॉमस मैलरी, THOMAS, सर टॉमस मैलरी। और इसकी प्रसिद्ध किताब थी मोर्टे डी आर्थर, MORTE, मोर्टे स्पेस देकर के डी स्मॉल से लिखिए, डी के ऊपर अपस्ट्रॉफी लिखिए और फिर स्पेस देकर के आर्थर लिखिए, ए कैपिटल से ARTHUR, मोर्टे डी आर्थर। तो ये फेमस राइटर्स थे इस समय। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, और ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा आप नहीं जानते। द टेंडेंसी ऑफ राइटिंग एनोनिमसली डिक्लाइंड। अब तक 14th सेंचुरी तक जो कुछ भी लिखते थे राइटर्स, तो राइटर्स अपने कविताओं के नीचे में, अपने प्रोज स्पीच के नीचे में अपना नाम नहीं लिखते थे। उनके लिए राइटिंग वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन सेल्फ प्रोपोगेशन। वो अपना नाम नहीं लिखा करते थे, लेकिन 14th सेंचुरी में ये ट्रेंड चेंज हो गया और राइटर्स अब जो कुछ भी लिखा करते थे तो फिर अपना नाम के साथ लिखते। पहले एनोनिमसली लिखते थे, अनाम लिखते थे, और अब वह अपना नाम लिखने लगे। द राइटर्स स्टार्टेड यूजिंग देयर नेम्स। दिस एज विटनेस्ड द राइज ऑफ लिटरेरी फिगर्स। 14th सेंचुरी में कुछ लिटरेरी फिगर्स हुए who contributed significantly to the development of literature, जिन्होंने लिटरेचर के क्षेत्र में योगदान दिया। दे आर विक्लिफ, जिसने ट्रांसलेट किया बाइबल को, ऊपर में लिखा चुके हैं हम। मैलरी, मोर्टे डी आर्थर लिखा चुके हैं हम। लैंगलैंड, पूरा नाम लिख लीजिए इसका, विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड, इसने भी एक कविता लिखी जिसका नाम था पियर्स द प्लोमैन, MAN, करेक्शन कीजिए स्पेलिंग, प्लोमैन, PLOWMAN, प्लोमैन। और मार्जिन में लिख लीजिए रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सटायर, एलेगरी, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एलेगरी, ALLEGORY, एलेगरी, स्लैश करके कर दीजिए सटायर ऑन चर्च, सटायर ऑन चर्च, SATIRE, सटायर ऑन चर्च। 14th सेंचुरी में चर्च में इतना करप्शन हो गया था जिसकी कोई गिनती नहीं थी। तो लैंगलैंड ने पियर्स द प्लोमैन नाम की एक कविता लिखी जिसमें चर्च में व्याप्त बुराइयों के ऊपर उसने व्यंग किया था। चौसर की द कैंटरबरी टेल्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड एनोनिमस ऑथर ऑफ सर गवेन एंड ग्रीन नाइट, ये किसने लिखा इस बारे में कोई पता नहीं है। एनोनिमस, अनाम था, किसने लिखा पता नहीं। तो ये उस समय के कुछ महत्वपूर्ण साहित्य की पुस्तकें हैं। विक्लिफ का ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, मैलरी का मोर्टे डी आर्थर, लैंगलैंड का पियर्स द प्लोमैन, चौसर का द कैंटरबरी टेल्स और एनोनिमस सर गवेन एंड ग्रीन नाइट। ऑन द होल, कुल मिलाजुला करके, द एज ऑफ चौसर इज एन इवेंटफुल एज। ये घटनाओं से भरा हुआ युग है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पूरे इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में। आपको प्रश्न क्या आ सकता है? आपके सिलेबस के हिसाब से प्रश्न आना चाहिए 150 वर्ड्स में आंसर के लिए। तो क्या पूछेगा? आपसे पूछ देगा सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस कंडीशन ऑफ 14th सेंचुरी। आपको आंसर हम कितने में लिखाए हैं? लगभग 400 वर्ड्स में। कितना वर्ड्स है पता नहीं, तुरंत चेक करके हम बता देते हैं कितने वर्ड्स में है, पता नहीं। हम आपको लंबा आंसर दिखाए हैं।
आप इसमें से कितना भी भूल जाइएगा तो पूरा का पूरा आंसर आप नहीं भूल सकते हैं। तो किसी तरह से इसमें 150 वर्ड्स अगर आप लिख दीजिएगा तो फिर आपका काम चल जाएगा। हम दिखाए हैं, देखिए 700 वर्ड्स में है आंसर, तो आप कुछ भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। आपको प्रश्न आ सकता है शॉर्ट आंसर कि केवल सोशल कंडीशन के बारे में लिखिए। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है केवल पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में लिखिए, केवल लिटरेरी कंडीशन के बारे में लिखिए। तो इस तरह से आपको प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द डेवलपमेंट ऑफ English drama from the beginning up to the 16th century, स्लैश कीजिए। रेनेसांस आर कैपिटल से, RENAISSANCE, रेनेसां। कैसा है क्वेश्चन, हम बता देते हैं। Miracle, MIRACLE, the miracle, comma, mystery, 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 comma, morality, 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 play, and interlude, INTERLUDE, mystery, miracle, morality, play and interlude। देख लीजिए क्वेश्चन। एलिजाबेथन एज शेक्सपियर के जमाने में कब से कब तक था? 1558 से 1603। शेक्सपियर के जमाने में ड्रामा अपने पीक पर था और उसको बोलते थे द गोल्डन एज ऑफ ड्रामा। लेकिन ड्रामा की शुरुआत कैसे हुई, यह जानना बेहद जरूरी है। तो द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द 16th century, 16वीं शताब्दी तक ड्रामा कैसे डेवलप हुआ, और उसके बाद जब डेवलप हुआ तो अलग हिस्ट्री हो जाएगी। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द रेनेसां। रेनेसां शब्द आप पढ़ चुके हैं। 1453 में द फॉल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर हुआ था, कॉन्स्टेंटिनोपल शहर का पतन हुआ था। मुस्लिम शासक ऑटोमन टर्क्स ने रोमन एम्पायर की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया था और जबरदस्त मारकाट मचा दी थी। तो स्कॉलर्स जिनके पास पुस्तकें थी, जिनके पास ज्ञान था, वह कॉन्स्टेंटिनोपल से या रोम साम्राज्य से भागे और पूरे यूरोप में फैल गए। और उन्होंने जब वो पूरे यूरोप में फैल गए, इंग्लैंड में भी चले आए, तो उन्होंने अपने साथ लाए ड्रामा के बारे में स्थानीय लोगों को बताया। उससे भी ड्रामा का विकास हुआ। ड्रामा के विकास में 4 तरह के नाटक थे, मिरेकल प्ले,
मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, इंटरल्यूड और फिर आज के तारीख का ड्रामा जो आप पढ़ते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा पर, एक आपको शॉर्ट नोट आ सकता है मिरेकल प्लेस पर लिखिए, दो आपको शॉर्ट नोट आ सकता है मिस्ट्री प्लेस पर लिखिए, तीन आपको शॉर्ट नोट आ सकता है मोरालिटी प्ले पर लिखिए, चार और आपको शॉर्ट नोट आ सकता है इंटरल्यूड पर लिखिए, पांच। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। आइफर इवांस नाम का एक बेहद इंपॉर्टेंट क्रिटिक हुआ है। उसने एक किताब लिखी है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। उस किताब में आइफर इवांस लिखता है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा कैन बी मेड टू लुक टू सिंपल। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा जो है वह बेहद सरल है, as it were a regular succession from miracle play। क्योंकि हिस्ट्री ड्रामा की शुरुआत मिरेकल प्ले से हुई, मिरेकल प्ले से मोरालिटी प्ले आया, मोरालिटी प्ले से इंटरल्यूड आया और फिर इंटरल्यूड से आज की तारीख का रेगुलर कॉमेडी और ट्रेजेडी आया। तो सरल है बड़ा इतिहास, बहुत कोई जटिल इतिहास नहीं है, लेकिन इसका बोल देना आसान काम है, इतना भी सरल नहीं है इंग्लिश ड्रामा का इतिहास। आगे हम लोग पढ़ते हैं। गर्मी लगती है, फैन ऑन कर देते हैं तो शोर होता है बहुत। एक मिनट बोलिए। चलिए। The origin of drama in Europe can be traced to Greece and Rome। ड्रामा का यूरोप में ड्रामा का इतिहास, यूरोप मतलब इंग्लैंड कहाँ है, एशिया में या यूरोप में? यूरोप सर। यूरोप में। फ्रांस कहाँ है? यूरोप में। फ्रांस यूरोप में। रशिया एशिया में। एशिया में। रशिया की गिनती कहाँ करेगा? यूरोप यूरोप में भी है, एशिया में भी है। यूरोप में सर। यूरोप में भी है, ज्यादा हिस्सा एशिया में है सर, ज्यादा हिस्सा एशिया में। एक ही बात को चार बार बोल देने से हम थोड़ी मान लेंगे। रशिया यूरोप में भी है और एशिया में भी है। अगर ऐसा कोई देश आ जाता है जो कि यूरोप में भी है और एशिया में भी है तो उसकी गिनती किस कॉन्टिनेंट में करेंगे और क्यों करेंगे? सर जहां पर उसका कैपिटल होगा। जहां पर कैपिटल होगा। तो रशिया का कैपिटल कहाँ है? यूरोप यूरोप के साइड। रशिया का कैपिटल है कौन सा? मॉस्को। मॉस्को सर। आप वर्ल्ड का मैप देख करके कल हमको बता दीजिएगा कि मॉस्को कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है या एशिया में पड़ता है। किसी के ऑडियो से बहुत शोर हो रहा है, सुभाषिस चक्रवर्ती, ऑडियो अपना ऑफ करो। तो आप बता दीजिएगा, कल हमको आपको टाइम दे दिए हम, मॉस्को को वर्ल्ड के मैप में देख करके बता दीजिएगा कि वो यूरोप में है या एशिया में है। अगर मॉस्को यूरोप में हुआ तो रशिया यूरोप में माना जाएगा और अगर मॉस्को एशिया में हुआ तो रशिया को एशिया में माना जाएगा। ठीक है, वापस हम लोग अपनी पढ़ाई पर आते हैं। ड्रामा का, यूरोप में ड्रामा का विकास, हम लोग यूरोप छोड़ देते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इन सबको छोड़ देते हैं, हम लोग केवल इंग्लैंड की बात करते हैं। तो ड्रामा का विकास यूरोप में हुआ और उसकी शुरुआत हम लोग मान सकते हैं एंशिएंट ग्रीस और एंशिएंट रोम से। तो एंशिएंट का मतलब हम कई बार जिक्र कर चुके हैं पढ़ाते समय आपको एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी की। एंशिएंट का मतलब कितना एंशिएंट? लगभग 500 BCE यूरोप ग्रीस में और रोम में 1st सेंचुरी
BCE और CE। तो ये हम लोग जिक्र कर चुके हैं। आज से 2500-2700 साल पहले ग्रीस में और आज से 2000 साल पहले रोम में शुरुआत हुई इसकी। द इंग्लिश ड्रामा, तो एंशिएंट ग्रीस में कौन सी ड्रामा की शुरुआत हुई थी? ग्रीक ड्रामा की। रोम में कौन से ड्रामा की शुरुआत हुई थी? लैटिन ड्रामा की। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंग्लिश ड्रामा। द इंग्लिश ड्रामा विच डेवलप्ड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। इंग्लिश ड्रामा की शुरुआत मेडिवल पीरियड में हुई। मेडिवल पीरियड में हुई इंग्लिश ड्रामा की शुरुआत। 9th, 10th, 11th सेंचुरी में हुई। धीरे धीरे डेवलप कर रहा था। Seems to owe nothing to the classical drama of Greece and Rome। इंग्लैंड में जो ड्रामा डेवलप हो रहा था शुरुआत में, उसे एंशिएंट ग्रीस और एंशिएंट रोम के ड्रामा से कोई लेना देना नहीं था। अपना इंडिपेंडेंटली डेवलप हो रहा था। इनफैक्ट द चर्च ट्राइड इट्स बेस्ट टू ड्राइव रोमन ड्रामा आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। सच तो यह है कि जब रोमन्स ने कब्जा किया था इंग्लैंड के ऊपर, जब रोमन्स ने इंग्लैंड के ऊपर कब्जा किया था, कब कब्जा किया था? 43 CE में, और फिर आगे लगभग 450 साल तक वो इंग्लैंड में रहे। जब रोम ने कब्जा किया था इंग्लैंड में, तो रोमन्स के साथ रोमन ड्रामा भी इंग्लैंड में आए थे। लेकिन इंग्लैंड के चर्चेस ने इन रोमन ड्रामास को बताया कि ये रोमन ड्रामास जो है बेहद बुरे हैं और हमारे संस्कार चौपट कर रहे हैं, लोगों की नैतिकता को चौपट कर रहे हैं। और चर्च जो उस समय बेहद पावरफुल इंस्टीट्यूशन था, उसने इन रोमन ड्रामास की निंदा शुरू की। और ऐसा कोई भी शख्स जो रोमन ड्रामास में इन्वॉल्व रहता था उसकी निंदा की। तो चर्च ने भरपूर कोशिश किया इन रोमन ड्रामास को अस्तित्व से हटाने के। बट द सेम चर्च हैड डन मोस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ड्रामा। लेकिन उसी चर्च ने मॉडर्न ड्रामा को, मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा को डेवलप करने में बहुत जबरदस्त योगदान दिया। ऑफ कोर्स इट वॉज एंटायरली अ न्यू बिगनिंग। सच तो यह है कि चर्च ने ही बिल्कुल नई शुरुआत की ड्रामा की। आरंभ में जब टीवी आया था हिंदुस्तान में, तो जितने भी साधु संत थे, जितने भी मौलाना थे, जितने भी पादरी थे, जितने भी ग्रंथी थे, उन सभी ने टीवी की निंदा की कि टीवी देख करके बच्चे बिगड़ रहे हैं, कलर टीवी देखने से आंखों का कैंसर हो जाता है, आंख खराब हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। तो उन लोगों ने टीवी का विरोध किया। लेकिन जैसे ही इन साधु संतों मौलानाओं को पता चला कि टीवी एक बेहद पावरफुल माध्यम है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का, तो ये लोग टीवी का समर्थन करने लगे। और आज की तारीख में सुबह सुबह टीवी खोलिएगा तो देखिएगा कि जितने प्रकार के साधु संत पादरी ग्रंथी जितने तरह के हैं, सब टीवी के माध्यम से अपने संदेश को लोगों के बीच फैला रहे हैं। तो ठीक यही हुआ। जिस चर्च ने आरंभ में ड्रामा की निंदा की और ड्रामा को बंद करने की कोशिश की, उसी चर्च ने बाद में ड्रामा को प्रमोट करने की कोशिश की और प्रमोट किया, लोकप्रिय बनाने की कोशिश की। डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, इमीडिएटली कनेक्ट होइए आप लोग। हम लोग कितने लोग हैं कि जिस माता पिता ने आपको मोबाइल नहीं दिया था आरंभ में कि आप बिगड़ जाइएगा, वही माता पिता आपको मोबाइल और लैपटॉप ला करके दे रहे हैं कि बेटा पढ़ लो। बस यही बात हुई। द ड्रामा ऑफ द मिडिल एजेस स्टार्टेड इन द सर्विस ऑफ द चर्च। ड्रामा की शुरुआत चर्च से हुई।
फर्स्ट इन द सोलेम सर्विस ऑफ द मास, आरंभ में मास बोलते हैं सामूहिक प्रार्थना को। सोलेम सर्विस, सोलेम मीन्स सीरियस। प्रत्येक संडे को चर्च में सामूहिक प्रार्थना होती है। तो आरंभ में संडे को जब सामूहिक प्रार्थना के लिए लोग इकट्ठा होते थे तो चर्च में नाटक की शुरुआत हुई। कैसे, हम लोग अभी तुरंत चर्चा करते हैं। एंड लेटर इन द ऑफिस ऑफ मैटिन्स, और बाद में ऑफिस ऑफ मैटिन्स से ड्रामा की शुरुआत हुई। मैटिन चर्च का एक पदाधिकारी होता है, उसके ऑफिस से ड्रामा की शुरुआत हुई। होता क्या था, ईसाइयों पर लाजमी है कि वह प्रत्येक संडे को चर्च जाएं और सामूहिक प्रार्थना में शामिल हो। सामूहिक प्रार्थना में शामिल हो। प्रार्थना उनको, ईसाइयों को प्रार्थना रोज करनी चाहिए, अपने ईश्वर की प्रार्थना रोज करनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक संडे को उन्हें सामूहिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए चर्च जाना चाहिए। इसी सामूहिक प्रार्थना को बोलते हैं मास। अगर आप क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े होंगे तो इस टर्म को जानते हैं। अब मिडिल एजेस की क्या स्थिति थी? मिडिल एजेस में एक चर्च किसी गांव में है तो वह चर्च 20, 25, 30 गांवों को कवर करती है। उस चर्च से जुड़े हुए क्षेत्र को बोला जाता था पैरिश। जैसे मेरे क्लासरूम के सामने एक चर्च है, तो ये चर्च हो गया, और अब 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर दूर तक कोई भी चर्च नहीं है। इसी चर्च का अधिकार क्षेत्र है इन 20-25 किलोमीटर के क्षेत्र में, और प्रत्येक संडे को इन 20-25 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले तमाम ईसाई आएंगे। प्रत्येक रविवार को प्रत्येक ईसाई आएगा सामूहिक प्रार्थना में शामिल होने के। तो लोग संडे को नहा धो करके, तैयार होकर के, घोड़ा से, बैलगाड़ी से, पैदल, जैसे भी संभव हो सका, क्योंकि उस समय तो गाड़ियां थी नहीं, साइकिलें थी नहीं, बाइक था नहीं, तो प्रत्येक संडे को किसान अपना काम छोड़ करके बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से, घोड़ा से, गधे पर बैठ करके, खच्चर पर बैठ करके चर्च आया करता था सामूहिक प्रार्थना के लिए। अब पादरी लैटिन भाषा में या हेब्रू भाषा में, जो उसके पास बाइबल हुआ करता था, उसने लैटिन या हेब्रू भाषा में बाइबल का 4 पन्ना पढ़ दिया। पब्लिक को न लैटिन आती थी, न पब्लिक को हेब्रू आती थी। पब्लिक क्या बोल रही है? इंग्लिश। तो पब्लिक को कुछ समझ में आना नहीं है, और पब्लिक चर्च में बैठे बैठे बोर होते रहती थी। पब्लिक को चर्च आने का सिर्फ यही इंटरेस्ट रहता था कि जैसे ही वह प्रार्थना के बाद बाहर निकलेगा तो बाहर में कृषि औजार बेचने वाले व्यापारी बैठे रहेंगे, जरूरत का सामान बेचने वाले व्यापारी बैठे रहेंगे। जैसे हम लोगों के यहां होता है, जैसे ही शिवरात्रि आएगा तो शिवरात्रि के बाद मंदिर से बाहर निकलिए तो गुपचुप का ठेला लगा हुआ रहेगा, या खिलौना बेचने वाला रहेगा, या खिलौना बेचने वाला रहेगा। तो ठीक इसी तरह से चर्च के बाहर इन लोगों का सामान लगा हुआ रहता था। ये लोग अपनी खरीदारी करते थे और बोर होने के बाद वापस अपने घर चले जाते थे। किसी को भी धर्म से कोई मतलब नहीं था। लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जरूरी सामान खरीदने के लिए चर्च आया करते थे, बाकी कोई मतलब नहीं था। ये रेडमी 347 कौन है? रेडमी 3 धीरे धीरे आना बंद कम कर दिए लोगों ने, चर्च आना कम कर दिया। अगर लोग चर्च आना कम कर देंगे तो इससे चर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
शायद ही कोई क्रिश्चियन है। अगर लोग मंदिर जाना कम कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। चर्च लोग का इनकम गिरे। चर्च उन दिनों कोई मामूली इंस्टीट्यूशन नहीं था। अब अगर 25 गांवों में चर्च है तो 25 गांवों में जितनी जन कल्याण की योजना शुरू करनी है वो चर्च का काम था। जितने गरीबों को अनाज पहुंचाना है ये चर्च का काम था। अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी का ख्याल रखना ये चर्च का काम था। अगर कहीं पर छोटी सी नदी है और पुलिया का मरम्मत कराना है तो ये भी चर्च का काम था। और चर्च ये सब काम करता था। अगर चर्च ये सब काम करता था तो लोगों पर चर्च का प्रभाव रहता था। अब चर्च से मुझको कोई लाभ होगा ही नहीं तो मैं चर्च क्यों जाऊंगा? अब जब लोग चर्च जाना कम कर दिए तो चर्च में दान दक्षिणा कम आनी शुरू हुई। चर्च में संपत्ति अब कम आना शुरू हुआ। अगर चर्च में संपत्ति कम आएगी तो चर्च कल्याणकारी योजनाओं को शुरू नहीं कर सकेगी। और अगर चर्च कल्याणकारी योजनाएं नहीं शुरू कर पा रही है तो चर्च का प्रभाव धीरे 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 घटता जाएगा। और चर्च में आना मतलब बोर हो जाना। दिन भर काम धाम छोड़ करके 10 किलोमीटर पैदल चल करके आए और चर्च में पंडित जी अपना लैटिन भाषा में या ग्रीक भाषा में कुछ बोल दिए, हिब्रू भाषा में कुछ बोल दिए और हो गया। जैसे हम लोगों के यहाँ आपके घर सत्यनारायण कथा हो और पंडित जी संस्कृत में मंत्र पढ़ करके चले जाए तो भाग जाएगा सब। आरती में कोई चवन्नी नहीं डालेगा। तो यही चर्च की स्थिति थी। तो जब भीड़ कम होनी शुरू हुई तो चर्च ने लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नए उपाय सोचे। और उन उपायों में क्या था? चर्च में पादरी जो उपदेश देता था उसने अपने उपदेश को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ नाटकीय अंदाजों को अपनाना शुरू किया। आप ही लोग जैसे हैं तो ऑनलाइन क्लास बेहतर है या ऑफलाइन क्लास बेहतर है? ये बतला दीजिए। क्या लगता है? कोई ओपिनियन नहीं आप लोगों का? सर ऑफलाइन क्लास बेहतर। पब्लिक चर्च नहीं आने लगी तो चर्च के पादरियों ने अपनी बातों को अपने उपदेश में थोड़ा सा नाटक शामिल कर दिया कि जैसे जीसस के मृत्यु के दृश्य को बतला रहे हैं तो वो रोने लगा। अपनी आवाज को वैसा कर लिया मानो बड़े दुख की बात है। और जीसस जब पुनः जी उठे तो खुश होकर के बोला कि जीसस पुनः जी उठे। तो इन बातों से लोगों में असर होने लगा और चर्च में भीड़ बढ़नी शुरू हुई कि ये पादरी तो बड़े ही प्रभावशाली ढंग से और बेहद नाटकीय अंदाज में अपनी बातों को बतलाता है। तो लोगों को सुनने में अच्छा लगा। अब भी चर्च में जो उपदेश दिए जा रहे थे वह लैटिन भाषा में दिए जा रहे थे। और अगर बाइबल का कोई अंश पढ़ा जाता था तो वह लैटिन या हिब्रू में पढ़ा जाता था, जिसको अब भी लोग समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी पादरियों के बोलने के ढंग में, उनके उपदेश देने के ढंग में थोड़ा सा परिवर्तन आया तो लोगों को अच्छा लगा। लोग अपने गांव जाकर के बतलाए कि आज पादरी ने ऐसे उपदेश दिया, बड़ा अच्छा लगा। तो वो लोग जो चर्च नहीं आए थे अगले संडे वो चर्च आएंगे, चले भाई देखे कैसे उपदेश देता है, उनको भी अच्छा लगा। तो अगले संडे से वो भी चर्च में आने लगे। तो चर्च में भीड़ बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी सर। अगर चर्च में भीड़ बढ़ेगी तो चर्च की इनकम बढ़ेगी। और अगर चर्च की इनकम बढ़ेगी तो चर्च का प्रभाव लोगों के बीच बढ़ेगा। अब जब लोग चर्च ज्यादा आने लगे तो चर्च के बाहर जो कृषि औजार बेचने वाले व्यापारी थे
लकड़ी का सामान बेचने वाले व्यापारी थे, जो अनाज बेचने वाले व्यापारी थे, जो बर्तन मिट्टी का बर्तन बेचने वाले व्यापारी थे, उनका व्यापार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो वो क्या चाहेंगे कि चर्च इसी प्रकार का करता रहे और कुछ और बेहतर करे, ये ना चाहेंगे? अगर मुझको 100 रुपया फायदा होगा स्कूल के सामने खड़ा होकर के गुपचुप बेचने में, तो हम 10 रुपया स्कूल वाला को दे देंगे कि ये लीजिए 10 रुपया और टिफिन 2 बार कीजिए स्कूल में, ताकि दोनों बार लड़का बाहर निकल करके मेरा गुपचुप खा सके। तो इन व्यापारियों ने अब सपोर्ट करना शुरू किया चर्च को, और चर्च में जब भीड़ बढ़ने लगी, चर्च में लोग अटने नहीं लगे। चर्च की भी तो कैपेसिटी होगी ना कि 200 आदमी बैठेगा या 400 आदमी बैठेगा। जब चर्च में लोग अटने नहीं लगे तो लोग चर्च के बाहर मैदान में निकल गए। पादरी जो है किसी ऊंची जगह पर खड़ा होकर के और वह नाटकीय ढंग से उपदेश दे रहा होगा, लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा। फिर शायद किसी ने बोला होगा कि ईसा मसीह का डायलॉग भी यही पादरी बोलता है और सैटन का डायलॉग भी यही पादरी बोलता है, ये ठीक नहीं है। तो ईसा मसीह का डायलॉग बोलने के लिए एक पादरी और सैटन शैतान का डायलॉग बोलने के लिए दूसरा पादरी बाहर पत्थर पर खड़ा होकर के लोगों को इस तरह के उपदेश दे रहा था। तो एक से कितने एक्टर्स हो गए अब नाटक में? 2, 3, 4 बढ़ने लगे। उसके बाद लोगों ने या व्यापारियों ने देखा कि ईसा मसीह भी सफेद रंग का कपड़ा पहने हुए है और शैतान भी सफेद रंग का कपड़ा पहने हुए है। तो दूर पीछे खड़े लोगों को ठीक से सुनाई नहीं पड़ता है और ठीक से समझ में नहीं आता है कि ईसा मसीह बोल रहे हैं कि शैतान बोल रहा है। तो उन व्यापारियों ने किसी का कपड़ा सिलवा दिया होगा कि चलो शैतान जो है वो काला रंग का कपड़ा पहनेगा और ईसा मसीह सफेद रंग का कपड़ा पहनेगा। तो अब दूर से देखने पर भी पता चल गया कि शैतान बोल रहा है कि ईसा मसीह बोल रहा है। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स आने लगे नाटक में। अब किसी ने ये बोला होगा कि अगर ईसा मसीह है तो उनके हाथ में अगर ईसा मसीह है तो उनके हाथ में ये सामान पकड़ा दें ताकि दूर से पब्लिक को पता चल जाए कि ये ईसा मसीह है, और ये शैतान है तो इसके हाथ में एक तलवार पकड़ा देते हैं ताकि दूर से देखने पर पता चल जाए कि ये शैतान है। तो एक और नया एलिमेंट आया और धीरे 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 नाटक ये बेहद लोकप्रिय होने लगे। आप गौर नहीं कर रहे हैं कि नाटक में क्या चेंजेस आ गया। नाटक में स्टेज आ गया, बाहर खुले मैदान में किसी ऊंचे चट्टान पर खड़ा होकर के अगर पादरी उपदेश दे रहा है तो स्टेज आ गया। अगर सफेद कपड़ा और काला कपड़ा सिलवा दिया गया तो कॉस्ट्यूम्स आ गया। अगर उसके हाथ में तलवार पकड़ा दी गई तो प्रॉप्स आ गया। तो ये चीजें धीरे 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 एलिमेंट आने लगी। अब तो ये भी हो सकता है कि गांव के सारे लोग, इचाक के सारे लोग नहीं आ सकते हैं हर संडे को चर्च में। संभव है क्या ये? आपकी 80 साल की बूढ़ी मां 10 किलोमीटर पैदल चल करके या घोड़े पर सवार होकर के हजारीबाग चर्च आ सकती है? नो सर। नहीं। बच्चे आ सकते हैं 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के बच्चे? नहीं। नो सर। गर्भवती महिलाएं आ सकती है, प्रेग्नेंट वीमेन आ सकती हैं? नो सर। नहीं। तो फिर क्या हुआ कि पादरियों से अनुरोध किया गया कि इचाक में चल करके ये वाला उपदेश आप दे दीजिए, इचाक में चल करके उपदेश दे दीजिए। पादरी बोलेगा ना कि हम जाएंगे कैसे, तो बोल देगा कि चलिए घोड़ा हम दे रहे हैं। पादरी बोलेगा कि हम खाएंगे क्या, तो किसी ने कहा होगा कि चलिए भोजन हम करा देंगे और साथ में बीपीएल वाला अनाज 10 किलो भी दे देंगे आपको। तो पादरी जाने के लिए तैयार होगा। और ये सब खर्च क्यों कोई उठाएगा?
कृषि औजार बेचने वाला व्यापारी खर्च उठाएगा कि इचाक में भी लोग बाग जुटेंगे तो मेरा कुदाल और खुरपी बिकेगा। तो उसने 50 रुपया का खर्च उठा लिया, 100 रुपया का खर्च उठा लिया कि चलिए हम देते हैं आपको खर्च। तो पादरी इचाक चला आया। इचाक में किसी ऊंची जगह पर खड़ा होकर के पादरी ने उस नाटक को प्रस्तुत कर दिया। नाटक बोलिए या उपदेश बोलिए। भीड़ इकट्ठा हो गई, इचाक के सभी लोगों ने देखा और कृषि का औजार बेचने वाले व्यापारी का सामान बिका। तो उसने कहा कि इचाक तो हो गया, अब करियातपुर भी चलिए। उसके बाद कोई दूसरा आदमी आएगा, बोलेगा कि रेवाली भी चलिए, कुदरेवाली, उधर भी आप दिखाइए अपना नाटक। तो इस तरह से नाटक की शुरुआत हुई। द ईस्टर फेस्टिवल्स। अब इन नाटकों में पादरियों ने क्या बताना शुरू किया कि ईस्टर का त्योहार क्यों मनाया जाता है, ईस्टर के त्योहार में ईसा मसीह क्या संदेश देते हैं। तो ये आम लोगों को बताना शुरू किया। किसमें? लैटिन में या हिब्रू में? इंग्लिश में। इंग्लिश। अब धीरे धीरे पादरियों ने लोगों को प्रभावित करने के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल शुरू किया, उस बोली का इस्तेमाल किया जो आम जनता बोलते थे। आप लोगों को समझाने के लिए हम कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? हिंदी सर। हिंदी, ताकि आप लोग समझिए। तो जितना आप लोग इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं तो पब्लिक को लैटिन और हिब्रू समझ में नहीं आती थी। तो स्थानीय भाषा का प्रयोग होने लगा। ईस्टर फेस्टिवल्स के बारे में पादरियों ने लोगों को बताया। ईस्टर क्यों मनाते हैं आप लोग जरा हमको समझा दीजिए। पिछले 12 साल से स्कूल में ईस्टर की छुट्टी मना रहे हैं आप, समझा दीजिए हमको ईस्टर क्यों मनाते हैं। क्रूसिफाइड on Friday. He was crucified on Friday. So that's why we celebrate Good Friday. And he was resurrected, came to life again. ऐसा नहीं बोलते हैं, उसके लिए टर्म है resurrection. Jesus पुनः जी उठे। Jesus was resurrected the third day. That was Easter. Easter is celebrated on Sunday or Monday. किस दिन होता है सर? फ्राइडे। वो तो गुड फ्राइडे है, उस दिन क्रूसिफिक्शन हुआ था। मंडे सर। मंडे। संडे को जीसस जी उठे थे, संडे की रात में। तो संडे की रात में ईसाई पूजा पाठ करते रहते हैं, प्रेयर करते रहते हैं और फिर मंडे सेलिब्रेट करते हैं कि चलो अब तो जीसस जी उठे, तो मंडे को पकवान बनेगा ईसाइयों के यहाँ। ऐसे जीसस, ईस्टर मतलब ईस्टर संडे। तो ईस्टर के संदेश के बारे में लोगों को बतलाया। क्रिश्चियन सेलिब्रेशंस, ईसाइयों के और भी जो त्योहार थे, चाहे बड़ा दिन के बारे में बतलाया। बड़ा दिन क्यों बोलते हैं, किस तारीख को बोलते हैं बड़ा दिन? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को बोलते हैं बड़ा दिन। क्यों बोलते हैं बड़ा दिन? उस दिन सबसे बड़ा होता है। क्यों बोलते हैं बड़ा दिन? Sir, because that day Jesus Christ has born. Jesus Christ. Yes, Jesus Christ. क्यों बोलते हैं बड़ा दिन? क्यों बोलते हैं बड़ा? Day starts to get longer from that day. ये तो कौन बोला जी ये बात? कौन बोला ये बात? देवीश्री, देवीराजश्री, आप लोग तो इसका मतलब जब आप गलत बोलते हैं तो आप साबित करते हैं कि आई एम डबली फूल। आपको अब ये भी नहीं पता है कि दिन किस दिन से बड़ा होना शुरू होता है। ये भी आपने प्रूव कर दिया कि आपने ये बता दिया कि मुझको ज्योग्राफी भी नहीं आती है सर, और मुझको ये भी नहीं आता है। बड़ा दिन मतलब ग्रेट डे, महान दिन। बड़ा मतलब साइज में बड़ा नहीं, महान दिन, ग्रेट डे।
और ये दिन ग्रेट क्यों हो गया? बिकॉज जीसस केम टू रिडीम अस, क्योंकि इसी दिन जीसस वॉज बोर्न, जीसस पैदा हुए थे। और जीसस क्यों पैदा हुए थे? टू रिडीम अस ऑफ अवर सिंस, हमें हमारी पापों से मुक्ति दिलाने के लिए। तो यह बड़ा दिन मतलब महान दिन। और फ्राइडे को, जिस दिन जीसस क्रूसिफाई हुए थे, उसको गुड क्यों बोलते हैं? उस दिन तो मर गए थे जीसस, तो उसको अच्छा दिन क्यों बोलते हैं? उसको अच्छा दिन क्यों बोलते हैं? चलिए पता करके हमको बतलाइएगा, फिर हम बाद में कभी बतलाएंगे। आप पता कीजिए, देखें, कोशिश कीजिए, गूगल है आपके पास। करना है कोशिश की नहीं करना है? गुड फ्राइडे, जिस दिन जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था, उसको गुड क्यों बोलते हैं? आपको यह पता करना चाहिए। उस दिन तो जीसस मरे थे, तो ये तो ब्लैक डे होना चाहिए, ब्लैक फ्राइडे, तो उसको गुड क्यों बोलते हैं? तो ये पादरी ईस्टर फेस्टिवल्स के बारे में आम जन को बतलाते थे। क्रिश्चियन सेलिब्रेशंस ऑफ द चर्च, चर्च में जो जो त्योहार मनाए जाते थे उनके बारे में बताते थे। फर्स्ट द पायस एडेप्टेशन ऑफ दिस एंशिएंट आर्ट ऑफ एक्टिंग, और इस एंशिएंट आर्ट ऑफ एक्टिंग को अपना करके वो आम जन को इन त्योहारों के बारे में, जीसस के इन उपदेशों के बारे में बतलाया कर। अब ऐसा बतलाने के दौरान हम आपको बतलाए कि एक के बदले में दो पादरी हो गए, एक शैतान का डायलॉग बोल रहा है, एक जीसस का डायलॉग बोल रहा है, एक सफेद कपड़ा पहन लिया, एक काला कपड़ा पहन लिया, एक ने हाथ में तलवार ले लिया, एक में हाथ में शंकर भगवान वाला त्रिशूल ले लिया, कुछ इस तरह का कर लिया, और नाटकीय अंदाज में लोगों को समझाना शुरू किया। द थिएट्रिकल इफेक्टिवनेस ऑफ द सोलम रिचुअल ऑफ मास कॉट द इमेजिनेशन ऑफ हम्बल वर्शिपर्स। और हम्बल वर्शिपर्स, आम वर्शिपर्स जो थे, आम पूजा पाठ करने वाले, हमारे और आपके जैसे लोग बड़े जबरदस्त रूप से प्रभावित हुए इन नाटकीय अंदाजों से। रामचरितमानस आपने पूरी जिंदगी नहीं पढ़ा होगा, रामायण आपने पूरी जिंदगी नहीं पढ़ा होगा, महाभारत आपने पूरी जिंदगी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन रामायण और महाभारत का सीरियल आपको बड़ा अच्छा लगता है और आपको ढेर सारी जानकारी मिलती है। तो वो सीरियल नहीं है, वो सीरियल क्या है? नाटक है। तो आम जन इन बातों से बेहद प्रभावित। थिएट्रिकल इफेक्टिवनेस, नाटकीय प्रभावों से बहुत ज्यादा असरदार साबित हुए ये सोलम रिचुअल्स, ये चर्च के छोटे छोटे तौर तरीके या काम। मास कॉट द इमेजिनेशन, आम जन का ध्यान इसकी ओर गया और लोगों ने धर्म के बारे में जानना शुरू किया। रामायण पढ़ करके आप धर्म के बारे में कुछ नहीं जाने, आप रामायण के बारे में जाने, राम के बारे में जाने, पिक्चर देख करके या सीरियल्स देख करके। तो पिक्चर और सीरियल्स भी एक प्रकार का ड्रामा ही है। टू इन्फोर्स द लेसन्स ऑफ गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे से क्या उपदेश हमें मिलता है? कृष्ण जन्माष्टमी से क्या उपदेश मिलता है? रामनवमी से क्या उपदेश मिलता है? दशहरा क्यों मनाते हैं? दशहरा क्या संदेश देता है? होली क्या संदेश देता है? तो इन सब का उपदेश हमें मिलता है नाटकों से, चाहे गुड फ्राइडे हो, चाहे क्रूसीफिक्स हो, या ईस्टर संडे का त्योहार हो। Preaching was imparted with the help of some theatrical effects. पादरियों ने नाटकीय प्रभावों के साथ लोगों को इन चीजों का उपदेश देना शुरू किया, लोगों की भाषा में। लैटिन भी बोलते थे बीच बीच में वो, हेब्रू की लाइन भी बोलते थे वो, लेकिन आम जन की भाषा में भी। आप देखिएगा YouTube पर मुफ्तियों को, मुफ्ती इस्लामिक प्रीचर्स, वो कुरान की लाइन फारसी में बोलेंगे और फिर उसका तर्जुमा कर देंगे आपको हिंदी में, उर्दू में, जो लोग समझ सकें।
पंडित जी अगर कोई उपदेश दे रहे हैं तो संस्कृत का श्लोक बोलेंगे और फिर आम जन की भाषा में उसके बारे में बतला देंगे। पादरी अगर कोई उपदेश दे रहा है तो इंग्लिश में बोलेगा, लैटिन में बोलेगा और फिर उसको आम जन की भाषा में बतला देगा। तो इस तरह से लोगों पर असर होना शुरू हुआ और अब धीरे धीरे नाटकों का विकास होना शुरू हुआ। यहीं पे छोड़ते हैं, यहां से आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।